दो बज चुके हैं। तो नॉर्सेट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। और अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्स एडमिनिस्टर कर रही है हेलोपेरिडोल पेशेंट को जिसको सिजोफ्रेनिया है। पेशेंट को जो है ट्रेमर्स और रिजिडिटी हो रही है। तो इसका मतलब या ये जो है वो क्यों हो रहा है? ड्रग टॉक्सिसिटी के वजह से, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के वजह से, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के वजह से, या अक्यूट साइकोसिस के वजह से? इसका आंसर है आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जैसे आपके हेलोपेरिडोल का इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट होता है। और उसमें ट्रेमर्स और रिजिडिटी अर्ली साइंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद बोरहॉइस सिंड्रोम, उनमें आपको सीवियर चेस्ट पेन हो रही है पेशेंट को आफ्टर वॉमिटिंग। तो इसका क्या ये किस चीज़ को सस्पेक्ट करता है? आपके ऑप्शंस है रप्चर्ड इसोफेगस, जीईआरडी, न्यूमोथोरेक्स, या मायोकार्डियल इंफेक्शन। सो आंसर है आपका रप्चर्ड इसोफेगस। बोरहाइव सिंड्रोम जो है इसमें स्पॉन्टेनियसली जो है अचानक से रप्चर हो जाता है इसोफेगस, क्योंकि इसोफेगस का जो प्रेशर है वो अचानक से बढ़ जाता है। तो उसको हम बोरहाइव सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें पेशेंट को चेस्ट पेन भी होगा और पेशेंट को वॉमिटिंग भी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a nurse collecting blood samples for glucose estimation should use which anticoagulant? तो ग्लूकोज का अगर हम टेस्ट करने वाले हैं तो कौन से बॉटल या कौन सा एंटीकोएगुलेंट वाले जो आपका सैंपल बॉटल्स होती है वो यूज़ किया जाता है? आपके ऑप्शन है हिपेरिन, ईडीटीए, सोडियम फ्लोराइड, या साइट्री। ये वैसे भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और बहुत कॉमनली नॉर्सेट में पूछा भी गया है। सो आंसर है सोडियम फ्लोराइड, जो ब्लू कलर की बॉटल होती है। अब ये जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सोडियम फ्लोराइड जो है ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है, यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है। जिस वजह से अगर आप रिजल्ट लोगे तो आपको नॉर्मल रिजल्ट मिलेगा, आपको वो एबनॉर्मल रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड बर्थ में फीटल नेक को अनट्विस्ट करने में के लिए जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है एंगेजमेंट, फ्लेक्शन, रेस्टिट्यूशन, या फिर एक्सपल्शन।
सो आंसर है रेस्टिट्यूशन। हमें पता है कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है उसमें भी बहुत कॉमनली क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें अराउंड 10 से 12 स्टेप्स जो है हमारे डीसी दत्ता ने भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है एंगेजमेंट, सेकेंड है डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, क्राउनिंग, डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन, फिर आता है रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, और उसके बाद लास्ट में है बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड बॉडी। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं हमारे ये चाइल्ड बर्थ के, ये मूवमेंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट डायग्नोस्ड विथ स्वाइन फ्लू इज प्रिस्क्राइब्ड विच एंटीवायरल ड्रग। स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा कॉमनली एंटीवायरल ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाता है? सो आंसर है ओसेल्टामिविर, जो आपका एंटीवायरल होता है स्वाइन फ्लू। ये इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी दोनों के लिए ट्रीटमेंट है। ए साइक्लोविर नहीं रहेगा, ये जो है बाकी जो आपके जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स, चिकन पॉक्स, इन सारे कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। रिफाम्पिसिन जो है वो आपका एंटी ट्यूबिकुलर मेडिसिन। नेक्स्ट है, a nurse finds a patient has fallen when she was not present in the room. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर एक पेशेंट गिर जाता है जब नर्स नहीं है तब, तो उसको हम कौन से एग्जाम्पल में ये करते हैं? तो आपके ऑप्शन है असॉल्ट, बैटरी, नेग्लिजेंस या फिर मल प्रैक्टिस। सो आंसर क्या है? नेग्लिजेंस। ये नेग्लिजेंस में आएगा क्योंकि जानबूझकर कुछ गलती नहीं हुई है, ये गलती अपने आप हो गई है, तो उसको नेग्लिजेंस में डालते हैं हम, मल प्रैक्टिस में नहीं डालते हैं। असॉल्ट और बैटरी ये दोनों जो है इंटेंशनल टॉर्ट के एग्जाम्पल है, जबकि नेग्लिजेंस और मल प्रैक्टिस जो है वो आपके अनइंटेंशनल टॉर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेग्नेंट वुमन है डायबिटीज मोलाइटिस के लिए, अगर हमें उसको चेक करना है तो वो कौन से टाइम पीरियड में हम चेक कर सकते हैं? तो अगर वुमन में डायबिटीज मोलाइटिस के लिए चेक करना है तो वो टाइम पीरियड कौन सा रहेगा? ऑप्शंस है 12 से 16 वीक, 18 से 22 वीक, 24 से 28 वीक, या 30 से 34 वीक्स।
और आपका आंसर है 24 से 28 वीक्स। तो इसमें अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको जो है सही सही से पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस है मदर को या नहीं। उससे पहले डायबिटीज़ मदर जो है वो डिटेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस कौन सा है? तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है उसका सबसे कॉमनेस्ट कॉज कौन सा रहता है? आपके ऑप्शंस है कैंडिडा, एस्परजिलस, राइजोपस या फिर हिस्टोप्लाज्मा। और आंसर है राइजोपस। म्यूकोरमाइकोसिस, इसको हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही बहुत ही रेयर कंडीशन है जहाँ पर ये फंगस जो है आपको अफेक्ट कर सकता है। और सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो है वो राइजोपस म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यूबॉर्न हैज़ पिंक ट्रंक बट ब्लूइश फीट एंड हैंड्स। तो न्यूबॉर्न जो है उसका जो बीच वाला पोर्शन है वो तो पिंक है, बट फीट और हैंड्स जो है वो ब्लूइश है। तो ये जो नर्स है इसको किस तरह से डॉक्यूमेंट करेगी? एक्रोसाइनोसिस, साइनोसिस, क्रेनियोटेबिस या सिन आर्थरोसिस। सो आंसर है एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस यानी जहाँ पर जो है आपके साइनोसिस पेरिफेरी में देखने को मिलता है, बट बीच वाला एरिया जो है वो नॉर्मल पिंक रहता है। साइनोसिस हमारी सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों टाइप की होती है, तो इसको हम साइनोसिस नहीं कहेंगे। क्रेनियोटेबिस जो है इसमें जो है आपका बोन जो है बेबी का वो सॉफ्ट हो जाता है, जो स्कल बोन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। फिर है सिनाथ्रोसिस, जिसका मतलब होता है कि फ्यूज्ड जॉइंट। क्विकनिंग कौन से वीक में अकर होती है? तो वो पूछा गया है 12 से 14 वीक, 16 से 18 वीक, 20 से 24 वीक या 28 से 30 वीक। सो आंसर है 16 से लेकर 18 वीक्स। तो इस टाइम पर जो है बेबी को, मदर जो है उसको बेबी का फर्स्ट मूवमेंट जो है, किक जो है वो देखने को मिलेगी, और उसको हम कहते हैं क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वुमेन जो लेबर में होती है तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसका जो पीक कॉन्ट्रैक्शन होता है या पीक होता है हर एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, उसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? डेस्लरेशन, एक्मे, इंक्रीमेंट या डायलेशन? सो आंसर है एक्मे। एक में जो है वो सही आंसर होगा। डेस्लरेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज होना। अभी वो इंक्रीज हो रहा है, वो अभी पूरी तरह से अपने पीक पर नहीं पहुंचा है। डायलेशन का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, डायलेशन सर्विक्स में होता है, यूट्रस से उसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स जो है एक हाइपरटोनिक आईवी सॉल्यूशन लगाने वाली है। उन्हें पता है कि ये जो है वो आपके फ्लूइड को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करने में मदद करता है। आपके ऑप्शंस है सेल से प्लाज्मा, प्लाज्मा से सेल, दोनों प्लाज्मा और सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, या प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल स्पीसीज। अगेन इसका आंसर है सेल से प्लाज्मा, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा, जिस वजह से सेल्स जो है उनमें से पानी जो है आपके प्लाज्मा में एंटर करेगा। ये ज़्यादातर जो है हमारे ईडिमा पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है जब आपके सेल्स के अंदर पानी भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स इज एजुकेटिंग अ पेशेंट अबाउट सुलिवन इंडेक्स। तो ये जो सुलिवन इंडेक्स है वो क्या मेजर करता है? आपके ऑप्शंस है डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर डिजीज प्रेवलेंस। और आंसर है सुलिवन इंडेक्स जो है आपकी डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसको मेजर करने में मदद करता है, यानी कि बिना डिसेबिलिटी के पूरी लाइफ जो है कब तक या कितनी जी सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Nurse is assessing a patient with hemophilia A. She knows that bleeding time is। तो हीमोफीलिया ए में ब्लीडिंग टाइम क्या होता है वो पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है प्रोलॉन्ग, नॉर्मल, डिक्रीज या अनमेजरेबल। इस टेस्ट सीरीज में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो भी आपको सही लगे वो आंसर कर सकते
सो आंसर है प्रोलॉन्ग। तो हीमोफीलिया जो है उस कंडीशन में जो है ब्लीडिंग टाइम हमेशा प्रोलॉन्ग हो जाती है या बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होने के वजह से पेशेंट को जो है ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, जिस वजह से ही ये जो पेशेंट है इसको हम हमें ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, failure to initiate and maintain spontaneous respiration following birth is clinically known as। बर्थ के बाद अगर बच्चा जो है वो खुद से रेस्पिरेशन नहीं ले पाता या उसे मेंटेन नहीं कर पाता तो उसे हम क्या टर्म बोलते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी फेलियर, पल्मनरी एडिमा या बर्थ एस्फिक्सिया? तो आंसर है बर्थ एस्फिक्सिया। अगर बेबी ने स्टार्ट ही नहीं किया है ब्रीदिंग करना तो उसे हम बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है, a 2 month old infant is receiving IV fluids with a volume control set. The nurse uses this type of tubing because। तो 2 मंथ का इन्फेंट है, उसको जो हम IV फ्लूइड दे रहे हैं वो एक वॉल्यूम कंट्रोल सेट के साथ ही दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? आपके ऑप्शंस है, प्रिवेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड अननेसेसरीली, प्रिवेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ड्रग्स, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एयर या फिर प्रिवेंट्स फिलेबाइटिस। क्यों ये वॉल्यूम कंट्रोल सेट यूज़ किया जाता है छोटे बच्चों में? आई गेस इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें ये पता है कि वॉल्यूम कंट्रोल जो है इसका मतलब यही है कि वो वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा। तो इन सारे ऑप्शंस में एक फर्स्ट ऑप्शन ही है जो वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो इस वजह से वही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इंसुलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ कंटिन्यूअस आईवी ड्रिप? इनमें से कौन सा इंसुलिन जो है हम कंटिन्यूअसली आईवी ड्रिप से एडमिनिस्टर कर सकते हैं? सो आंसर है रेगुलर इंसुलिन। तो एक वही है जो हम कंटिन्यूसली आईवी ड्रिप में लगा सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a client has a chest tube placed in his left pleural space to re-expand his collapsed lung। तो इनमें जो है जिस पेशेंट को हमने चेस्ट ट्यूब लगाया हुआ है लेफ्ट प्लूरल स्पेस में, तो उसमें जो है क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है गया है। अब ये जो क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जो वाटर होता है उसका काम क्या होता है? उस पूरे सिस्टम में उस वाटर का काम क्या होता है? आपके ऑप्शंस है, प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम एंटरिंग द प्लूरल स्पेस, प्रिवेंट फ्लूइड फ्रॉम एंटरिंग द प्लूरल स्पेस, प्रोवाइड अ मीन्स टू मेजर चेस्ट ड्रेनेज या फिर प्रोवाइड एन इंडिकेटर ऑफ रेस्पिरेटरी एफर्ट।
सो आंसर है, ये आपके जो वाटर होता है वो आपके एयर को प्लूरल स्पेस में एंटर करने से रोकता है। तो जो एयर है या जो हवा है जो प्लूरल स्पेस में एंटर कर चुके, वो तो बाहर निकल जाएगी उस ट्यूब से, बट नई एयर या बाहर से कोई एयर जो है वो उस प्लूरल स्पेस में नहीं एंटर कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रखा है। आपके रिजल्ट्स जो है एबीजी के, उसमें पीएच जो है वो है 7.2, पीएओ2 जो है वो है 90, पीएसीओ2 जो है वो है 45 और एचसीओ3 जो है वो है आपका 16। तो ये जो है कौन सा एबीजी इंडिकेट करता है, कौन सा कौन सी प्रॉब्लम की तरफ जो है ये आपको इंडिकेशन देता है। आपके ऑप्शंस है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये एबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी पता है कि एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है। सो आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये याद रखना कि आपके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कभी भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के लिए आपको बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और नॉर्मली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में एक टाइप की ब्रीदिंग होती है जिसको हम कहते हैं कुज़मॉल्स ब्रीदिंग। उस ब्रीदिंग के वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बाहर फेंका जाता है। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं हो सकता, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ज़रूर होता है। ये याद रखना है, तो ये भी याद रखो कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का मतलब ही है कि एसिडोसिस हुआ है, बस रेस्पिरेटरी नहीं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the first action a nurse should take before administering or tube feeding to an infant? तो अगर इन्फेंट को ट्यूब फीडिंग करने वाले हो तो इनमें से कौन सा सबसे पहले एक्शन लेना ज़रूरी है? 10 ml फार्मूला जो है वो बहुत स्लोली देना है, पेशेंट को जो है पहले पेसिफायर देना है, या पेशेंट को जो है ट्रेंडनबर्ग पोजीशन में बिठाना है, या फिर पेशेंट का जो ट्यूब है उसको वाटर से इरिगेट। ये याद रखना, क्वेश्चन ये है कि फीडिंग देने से पहले क्या करोगे। सो आंसर है पेसिफायर दिया जाएगा बच्चे को। तो पेसिफायर क्या होता है, एक ऐसा टॉय जैसा होता है जिस पर जो है बच्चा जो है सक करता है। तो अब ये जो है उसके वजह से क्या होता है, बच्चे का जो जीआई ट्रैक्ट है वो फीडिंग के लिए रेडी हो जाता है। इरिगेशन ऑफ इरिगेटिंग द ट्यूब जो है वो हम बाद में करते हैं, फीडिंग खत्म होने के बाद। तो यही है कि क्वेश्चन जो है वो था कि बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग क्या करना है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग का क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपियोइड के लिए एंटीडोट क्या होता है? ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है।
सो आंसर है नेलक्सोन। ये याद रखना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बट नॉर्मली जो है आपके ओपियोइड्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मॉर्फिन का ओवरडोज हो गया है, या ऑक्सीकोडोन, या आपके हाइड्रोकोडोन, फेंटनिल, कोडीन, इसका अगर आपको क्वेश्चन आए कि एंटीडोट क्या है, तो ये सारे ही ओपियोइड्स है, और सारे ही ओपियोइड्स के लिए नेलक्सोन जो है वो आपका परमानेंट एंटीडोट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the reason for intradermal injection to be used for testing allergic reaction? तो जब भी हम एलर्जिक टेस्टिंग करते हैं तो हम आईडी ही क्यों देते हैं, कोई और मेथड क्यों नहीं? तो आपके ऑप्शंस है लेस पेनफुल, इजी टू एडमिनिस्टर, डिफ्यूजेस रैपिडली, या फिर डिफ्यूजेस स्लोली। सो आंसर है इसमें डिफ्यूजेस स्लोली। ये स्लो डिफ्यूज होता है, तो इस वजह से क्या होगा, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन जल्दी नहीं होगा। ये इजी एडमिनिस्टर, आई मीन होता इजी होता है कि एडमिनिस्टर करना काफ़ी इजी होता है, बट उस वजह से, या फिर ये डिफ्यूजेस रैपिडली इस वजह से नहीं दिया जा सकता। अगर बहुत जल्दी ये डिफ्यूज़ होने लगा तो रिएक्शन भी बहुत जल्दी देगा, बट क्योंकि ये बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होता है, इस वजह से जो है एलर्जिक रिएक्शन के लिए बहुत टाइम लगता है, और तब तक जो है हम जो भी रिएक्शन है उसके लिए एंटीडोट या फिर जो न्यूट्रलाइजेशन है वो कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लाइंट विद डायबिटीज insipidus द सीरम सोडियम लेवल विल बी। तो डायबिटीज insipidus में सीरम सोडियम लेवल कितना होता है, इंक्रीज, डिक्रीजेस, फ्लक्चुएट्स, या विद इन नॉर्मल रेंज? सो आंसर तो सिंपल सा है, इंक्रीजेस। ओके, तो जो सीरम सोडियम लेवल है वो इंक्रीज होता है। वो क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में जो है आपकी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो जो है एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो अच्छे से बना नहीं पाती। उस वजह से जो है बहुत सारा पानी जो है यूरिन के थ्रू निकल जाता है, और उसी वजह से जो है सोडियम जो है वो वहीं पर रह जाता है, और आपका सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो जैसे डायबिटीज में, या किसी भी कंडीशन में जहाँ डायूरेसिस ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेशन में सीरम सोडियम लेवल हमेशा इंक्रीज होता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, aldosterone directly regulates the concentration of which of the following electrolyte? तो इनमें से कौन से कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली आपका अल्डोस्टेरॉन जो है वो रेगुलेट करता है? तो आपके ऑप्शंस है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, या क्लोराइड।
सो आंसर है सोडियम। हमें ऑलरेडी पता है कि अल्डोस्टेरॉन सोडियम जो है उसके रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से जो है वो आपके बीपी को भी रेगुलेट कर पाता है। यानी कि अगर सोडियम रिटेन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है आपका पानी रिटेन होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अल्डोस्टेरॉन डायरेक्टली सोडियम पर काम करता है और किसी पर नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से फर्स्ट एंटीनेटल जो आपका विजिट रहता है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट विजिट में करना ज़रूरी नहीं है? आपके ऑप्शंस है अल्ट्रासोनोग्राफी, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, टीटी इंजेक्शन लगाना, या फिर 2 घंटे का ओजीटीटी टेस्ट। सो आंसर है अल्ट्रासोनोग्राफी। फर्स्ट ही विजिट में करना ज़रूरी नहीं है, ये बाद में किया जा सकता है। अगर बहुत ही अर्ली है प्रेगनेंसी के टाइम पर तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सो अब है टाइम आपका लीडर रिपोर्ट रिवील करने का। सबसे हाईएस्ट जो है वो है